ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के बस्तर, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिले में मानसून ने दस्तक दी। अन्य जिलों में भी जल्द ही सक्रिय हो जाएगा मानसून। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। बस्तर संभाग के बंद हो चुके 208 स्कूल फिर से खुले। राहुल साहू के बचाव अभियान में शामिल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों सहित जिला प्रशासन के लोगों का मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में किया सम्मान। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार से विधानसभा के मानसून सत्र की समयावधि बढ़ाने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। प्रदेश के बस्तर, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो चुका है। रायपुर स्थित मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में जल्द ही मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एक पूरब पश्चिम द्रोणिका हरियाणा से नागालैंड तक स्थित है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर कोरिया जिले के जैती गांव में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों बच्चे बाड़ी में खेल रहे थे। इसी दौरान वहां आकाशीय बिजली गिरी। वहीं बालोद जिले के डोंडी लोहारा में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से 28 बकरे बकरियों की मौत हो गई है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअल तरीके से शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। श्री बघेल ने बस्तर संभाग के बंद हो चुके 208 स्कूलों को दोबारा खोलने की शुरूआत भी की। इसके तहत बीजापुर जिले के 158, सुकमा के 97, नारायणपुर के 4 और दंतेवाड़ा जिले के 1 स्कूल को दोबारा खोला गया है। इन चारों जिलों के स्कूलों में अब 11,000 अधिक बच्चे पढ़ सकेंगे। गौरतलब है कि 15 साल पहले माओवाद प्रभावित बस्तर में 400 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सलवा जुड़ुम अभियान के दौरान शिविरों में रहने की सुविधा दी गई थी। ये सभी परिवार अब अपने घरों की ओर लौट गए हैं। इसलिए इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 360 स्कूलों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक नए संकल्प के साथ शिक्षादान के कार्य में पूरे समर्पण के साथ जुट जाएं। उन्होंने नव प्रवेशी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और नई प्रौद्योगिकी अपनाने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण के कारण 2 सालों तक कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लगाई गई थी, लेकिन नए शिक्षा सत्र में बच्चों को नियमित कक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी बच्चों को नए शिक्षा सत्र और शाला प्रवेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि कोई भी बच्चा शाला त्यागी और अप्रवेशी न रहे, ये ध्यान रखना सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पेहरीत के बोरवेल में फंसे बच्चे राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करने वाले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों सहित जिला प्रशासन के लोगों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर चांपा जिले के बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए, जिससे रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को प्रदेश और देश के लोग समझ सके। ये फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू टीम के लोगों ने जिस लगन और समर्पण भाव से काम किया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि राहुल की पढ़ाई लिखाई और इलाज का पूरा खर्च राज्य शासन वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्योत्सव में राहुल और रेस्क्यू टीम को फिर से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक गौठानों के महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए का भुगतान किया। इस तरह गोबर विक्रेताओं को 147 करोड़ रुपए और गौठान समितियों तथा स्व सहायता समूहों को कुल 136 करोड़ लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना से प्रदेश के 2,11,000 से अधिक ग्रामीण पशुपालक और किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
देश में इस साल जनगणना कार्य नहीं किया जाएगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये समय सीमा 30 जून तक निर्धारित की गई थी। प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने के कुछ महीने बाद ही जनगणना कार्य शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इस अभियान को नहीं चलाया जा रहा है। जनगणना से पहले अधिसूचित जिलों, गांवों, कस्बों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों जैसे तहसीलों, पुलिस स्टेशनों की संख्या में बदलाव के बारे में राज्यों द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को जानकारी देना जरूरी होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज राजनांदगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ रमन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 सालों में अथक परिश्रम कर गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग, युवा हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार से विधानसभा के मानसून सत्र की समयावधि 10 दिनों से अधिक करने की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्र के समय को सीमित कर दिया है, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। श्री कौशिक ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के किसानों को खुले बाजार में महंगे दामों पर खाद खरीदने विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और ऊंचे दामों पर बिक्री हो रही है। उन्होंने किसानों को उचित दाम पर खाद उपलब्ध कराने की मांग राज्य सरकार से की है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। इधर छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के संयोजक अशोक बजाज का कहना है कि वह बीते कई दशकों से आकाशवाणी समाचारों को सुनते आ रहे हैं और वे आकाशवाणी को सबसे विश्वसनीय समाचार माध्यम मानते हैं। मुझे आज यह जानकर बहुत खुशी हुई कि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आकाशवाणी के समाचारों को सर्वाधिक प्रमाणित माना गया, सर्वाधिक भरोसेमंद माना गया। जनता की नजर में वास्तव में आकाशवाणी के समाचार ज्यादा भरोसेमंद रहे। आज नहीं बल्कि कई दशकों से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि आकाशवाणी के समाचार हमारे लिए बहुत विश्वसनीय समाचार है और आज के इस संचार क्रांति के युग में आकाशवाणी ने अपनी प्रासंगिकता बना के रखी है। इस बात की मुझे खुशी है और मैं आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश में अब यात्री बसों के संचालन के लिए परमिट जारी होने पर 7 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकार से प्राप्त करना जरूरी होगा। निर्धारित समय पर परमिट प्राप्त नहीं करने पर प्राधिकार द्वारा जारी परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पीईटी और पीपीएचटी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। पीईटी में बिलासपुर की पलक अग्रवाल और पीपीएचटी में रायपुर के कुलदीप साहू ने टॉप किया है। प्री बीए बीएड और बीएस बीएड प्रवेश परीक्षा आगामी 19 जून को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार में कल 17 जून को देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के निवेशकों को राशि का वितरण जिला कलेक्टर करेंगे। बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर स्थानीय युवाओं ने कल रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे आंदोलनकारियों की आरपीएफ और जिला पुलिस बल के साथ मामूली झूमाझटकी भी हुई। जशपुर जिले की तपकरा पुलिस ने गांजा तस्करी के
मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रदेश के दल का गठन किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन कल 17 जून को रायपुर में किया जाएगा। केशकाल थाना क्षेत्र के सिंगनपुर गांव के पास बीती रात पुलिसकर्मियों को लेकर सुकमा से रायपुर ला रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में एक एएसआई की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। महासमुंद जिले के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को एक ग्रामीण से 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है और जांजगीर चांपा के एक पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में रायगढ़ जिले के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के बस्तर, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिले में मानसून ने दस्तक दी। अन्य जिलों में भी जल्द ही सक्रिय हो जाएगा मानसून। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। बस्तर संभाग के बंद हो चुके 208 स्कूल फिर से खुले। राहुल दाऊ के बचाव अभियान में शामिल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों सहित जिला प्रशासन के लोगों का मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में किया सम्मान और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार से विधानसभा के मानसून सत्र की समयावधि बढ़ाने की मांग की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।